दोस्तों आज की कहानी एक साइंस फिक्शन ड्रामा है जिसमें एक विंटेज रेडियो अतीत और वर्तमान को जोड़ता है। डेविड नाम का एक साधारण सा लड़का जिसकी जिंदगी बिल्कुल भी सीधी और शांत तरीके से चल रही होती है, लेकिन अचानक ही सब कुछ बदल जाता है जब उसे अपने दादाजी का पुराना रेडियो मिलता है। देखने में ये रेडियो पुराना और बेकार लग रहा था, लेकिन उसके भीतर छिपी होती है एक बहुत ही अजीब बात। जैसे उसे डेविड इस्तेमाल करना शुरू करता है, उसे महसूस होता है कि ये रेडियो सिर्फ गाना सुनने का साधन नहीं है, बल्कि इसके जरिए वो किसी अनजान दुनिया से जुड़ रहा है। तभी उसकी जिंदगी में आती है जननी, एक रहस्यमय महिला जिसकी कहानी खुद उस रेडियो से जुड़ी होती है। अब सवाल यह है कि ये जननी कौन है, वो डेविड से कैसे जुड़ी और क्या ये रेडियो वाकई किसी राज की चाबी है या फिर सिर्फ एक किस्मत का खेल। यही रहस्य और रोमांच इस फिल्म को खास बनाता है। और दोस्तों इस फिल्म का नाम है मर्सी, जो 2024 में रिलीज हुई थी। तो फ्रेंड्स, अगर आपको हमारे वीडियोस पसंद आते हैं तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए शुरू करते हैं आज की कहानी। कहानी की शुरुआत होती है 2007 में, जब मिस्टर मर्फी अपनी कार से एक पुराने रेडियो रिपेयर की दुकान पर पहुंचते हैं। वहां पर काम कर रहे पिंटो से पूछते हैं कि उसके पापा का रेडियो ठीक हुआ या नहीं। पिंटो जवाब देता है कि रेडियो का हर हिस्सा गीला हो चुका है और पिछले 3 दिन से वो उसे ठीक करने की कोशिश कर रहा है। पिंटो आगे ये भी कहता है कि अगर उसके पास टाइम मशीन होती तो वो वापस जाकर इस रेडियो को पहले से गीला होने से बचा लेता। वो मर्फी को सलाह देता है कि आप यहाँ पर दुकान पर पड़े हुए किसी भी पुराने रेडियो को चुनकर ले जाइए और उसे अपने पिताजी को दे दीजिए। लेकिन मर्फी कहता है कि मेरे पिताजी को वही रेडियो बहुत ही पसंद है और वो बाकी किसी भी रेडियो को छूते भी नहीं है। इसलिए पिंटो भी मर्फी से पूछता है कि ऐसा इस रेडियो में खास क्या है। अब मर्फी कहता है कि तुम आराम से घर पर आना, पापा तुम्हें इस रेडियो की पूरी कहानी बताएंगे। तभी अचानक बाहर तेज बारिश और बिजली चमकने लगती है। अब मर्फी बस चेक करने के लिए रेडियो को चालू करता है कि वो रेडियो काम कर रहा है नहीं, और शॉकिंगली वो रेडियो बजने लगता है, जिसे देखकर वो दोनों ही हैरान हो जाते हैं। पिंटो कहता है कि अब जब ये रेडियो चालू हो चुका है तो आप इसे घर पर ले जाओ, मैं इसे बाद में आकर ठीक से चेक कर लूंगा। अब मर्फी रेडियो को अपनी कार में रखकर घर की तरफ निकलता है। तभी रास्ते में उसे एक पीसीयू दिखाई देता है। वो अपने पिता को बताता है कि यहाँ पर बहुत तेजी से बारिश हो रही है, इसलिए उसे आने में देर हो जाएगी। लेकिन मर्फी के पिता उसके ऊपर गुस्सा हो जाते हैं। उसे कहते हैं कि यहाँ पर बच्चे केक काटने के लिए उत्सुक है, लेकिन तुम हो के अभी तक नहीं आए। फिर वो मर्फी से कहते हैं कि ठीक है, लेकिन तुम सुरक्षित घर पर आना। तो दरअसल दोस्तों यहाँ पर आज मर्फी के बेटे का बर्थडे होता है, इसलिए उसके पिताजी उसे डांट रहे थे कि तुम घर आने में लेट हो चुके हो। अब वहां से जाते वक्त एक पुल पर उसकी कार का टायर पंचर हो जाता है। फिर बारिश में भीगते हुए मर्फी टायर बदलने की कोशिश करता है, तो तभी उसी दौरान उसके सामने एक ट्रक आता है। वो उससे मदद मांगने के लिए आगे बढ़ता है, लेकिन तभी उसका पैर फिसलने की वजह से वो नीचे गिर जाता है और उस ट्रक से कुचलने की वजह से उसकी वहीं पर मौत हो जाती है। अब दरअसल दोस्तों फिल्म में अभी तक हमें मर्फी का चेहरा दिखाया नहीं गया है और अब ये सीन यहीं पर कट हो जाता है। उसके बाद कहानी शिफ्ट होती है 2024 में, जहां पर हम मर्फी के बेटे डेविड को देखते हैं। डेविड को अपने पिता मर्फी के साथ बिताए हुए बचपन के दिन याद आते हैं। दादाजी भी अपने बेटे मर्फी को बहुत याद करते हैं और वो हमेशा उसी पुराने रेडियो पर गाने सुनते रहते हैं जिसे मर्फी उस रात रिपेयर करके लेकर आया था। दादाजी किसी को भी उस रेडियो को छूने तक नहीं देते थे, क्योंकि वो उनके लिए बहुत ही खास होता है। इतना खास कि डेविड को भी उस रेडियो से जलन होने लगती है। अब ऐसे ही कुछ दिनों में वो रेडियो बार बार बंद होने लगता है, तो डेविड अपने दादाजी से कहता है कि दादाजी इस रेडियो को रिपेयर करने की जरूरत है, मैं एक इंजीनियरिंग का स्टूडेंट हूँ, मुझे इसे रिपेयर करने दीजिए। तो दादाजी उसे कहते हैं कि इसे रिपेयर की नहीं बल्कि प्यार की जरूरत है और वो प्यार सिर्फ मैं ही दे सकता हूँ। तो अब ऐसी बातें सुनने के बाद डेविड कहता है कि हद है यार। ऐसा कहकर वो अपने कॉलेज जाने के लिए निकलता है। अब कॉलेज जाते समय डेविड अचानक ही उस मनहूस ब्रिज के पास पहुंचता है जहां पर उसके पिता की मौत हुई थी। यहाँ वो अपने पिता को याद करता है। फिर कॉलेज पहुंचने के बाद हम डेविड के दोस्त एलेक्स को देखते हैं। यहाँ पर डेविड अपने दोस्त एलेक्स से कहता है कि मैं अपने दादाजी के रेडियो को ठीक करना चाहता हूँ। तो एलेक्स उसे रेडियो की एक मैनुअल लाकर देता है और कहता है कि इसे पढ़ने के बाद तुम कोई भी रेडियो ठीक कर सकते हो, क्योंकि इसमें सब कुछ अच्छे तरीके से समझाया गया है। फिर जब एलेक्स डेविड से दादाजी के रोज की दिनचर्या के बारे में पूछता है, तो डेविड उसे बताता है कि दादाजी सुबह 10 बजे घर से निकलते हैं। वे 10:30 बजे टोनी अंकल के कैफे में जाते हैं, वहां पर कार्ड वगैरह खेलते हैं, उनके साथ बातें करते हैं और शाम को 4:30 बजे वहां से निकलकर 5 बजे घर पर वापस आ जाते हैं। कभी कभी वो जल्दी भी आते हैं तो कभी उन्हें देर भी होती है। तो एलेक्स कहता है कि हमें इसी बीच रेडियो को रिपेयर करने का प्लान बनाना होगा। तो इसके बारे में सोचते हुए डेविड एक प्लान बनाता है कि वो अपनी बाइक एलेक्स के घर के पास पार्क करेगा और जब दादाजी उसे देखेंगे तो उसके बारे में पूछने के लिए आएंगे कि ये बाइक यहाँ पर क्या कर रही है। तो तब एलेक्स उन्हें अपनी बातों में उलझा कर रखेगा
और जब वो वहां से निकलेंगे तो एलेक्स तुरंत ही कॉल करके डेविड को बता देगा। तो इस दौरान जितना भी समय मिलेगा उतने में डेविड उस रेडियो को रिपेयर करने की कोशिश करेगा। अब अगले दिन हम देखते हैं डेविड दादाजी का रेडियो लेकर बगीचे में जाकर मैनुअल पढ़कर उसकी मरम्मत करने लगता है, उसे रिपेयर करने की कोशिश करता है। तो वहीं दूसरी तरफ कैफे में दादाजी और उसके दोस्त खराब मौसम को देखकर जल्दी घर जाने के लिए निकलते हैं। अब टोनी अंकल दादाजी को एक छाता भी देते हैं ताकि वो रास्ते में भीगे नहीं। अब दोस्तों बारिश की वजह से मौसम तो बहुत ज्यादा सुहाना लग रहा था और इसी कारण की वजह से एलेक्स भी सो जाता है। वो डेविड के दादाजी को अपनी बातों में उलझा कर रखने की बात भूल जाता है। अब यहाँ इस तरफ हम देखते हैं दरवाजे पर घंटी बजती है। यह आवाज सुनकर डेविड डर जाता है कि कहीं दादाजी तो नहीं आए, लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो वहां पर डेविड की गर्लफ्रेंड जेसी होती है। अब मौसम बहुत ही अच्छा होने की वजह से जेसी यहाँ पर डेविड के साथ रोमांटिक टाइम स्पेंड करने के लिए आई होती है, लेकिन डेविड उससे कहता है कि आज मुझे दादाजी का रेडियो रिपेयर करना है, इसलिए मेरे पास थोड़ा भी टाइम नहीं है, तुम किसी और दिन आना। अब वो उसे वहां पर रखा हुआ छाता भी लेकर जाने के लिए कहता है क्योंकि बाहर तेजी से बारिश हो रही थी। लेकिन जब जेसी डेविड के घर के पास से गुजर रही होती है तो दादाजी उसे अपने छाते के साथ देख लेते हैं। वो समझ जाते हैं कि ये लड़की उनके घर से आ रही है। अब इतने में ही वहां पर एलेक्स आता है और दादाजी को रोकने की कोशिश करता है। तब दादाजी उसे कहते हैं कि इस लड़की के पास जो छाता है वो मेरे छाते जैसा लग रहा है। एलेक्स कहता है कि एक जैसे कई सारे छाते होते हैं, इसलिए आप ऐसा मत सोचिए। तो दादाजी ठीक है ऐसा कहकर घर की तरफ जाने लगते हैं। एलेक्स उन्हें रोकने की कोशिश करता है लेकिन वो उसे छाते से मारपीट कर वहां से आगे बढ़ जाते हैं। अब दादाजी घर पर पहुंचते हैं तो तब तक डेविड ने सही समय पर रेडियो टेबल पर रख दिया था, लेकिन उस रेडियो को बाहर से अंदर लाते वक्त वो थोड़ा भीग गया था। अब यहाँ पर डेविड को लगता है कि दादाजी बाहर से आने के बाद रेडियो को देखेंगे। तो दादाजी को यहाँ पर रेडियो थोड़ा तिरछा लगता है, वो उसे देखकर घूरने लगते हैं। तो डेविड को लगता है कि अब शायद दादाजी उसे चालू करेंगे, लेकिन फिर दादाजी उस रेडियो पर ज्यादा ध्यान नहीं देते क्योंकि उनका दिमाग पहले से गर्म हो चुका था वो जैसे की वजह से। अब दादाजी डेविड से पूछते हैं कि तुम्हें जैसे को घर पर बुलाने की क्या जरूरत थी, वैसे भी ये घर बहुत ही छोटा है और जेसी को सब लोग जानते हैं। अगर यहाँ पर जेसी के साथ कुछ ऊंच नीच हो गई तो उसकी जिंदगी तो बर्बाद हो जाएगी। माना कि जेसी तुम्हारी गर्लफ्रेंड है लेकिन तुम लोग ऐसे मिल नहीं सकते। और फिर वो एलेक्स को भी डांटने लगते हैं, उससे कहते हैं कि क्या तुम यहाँ पर इन दोनों की चौकीदारी कर रहे थे, कि तुम्हारे पास कोई और काम नहीं है। फिर वो डेविड से कहते हैं अब मैं कल से तुम्हें कॉलेज छोड़ने के लिए आऊंगा, इस तरह से तुम्हारी मनमानी नहीं चलेगी। अब ऐसी बातें सुनने के बाद डेविड भी बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाता है और वो अपने दादाजी से कहता है कि देखिए दादाजी, मैं कोई बच्चा नहीं हूँ बल्कि अब एक अडल्ट बन चुका हूँ, तो मुझे सही गलत के बारे में पता है और दादाजी को उनके रिलेशनशिप पर टिप्पणी करने का कोई भी अधिकार नहीं है। डेविड आगे ये भी कहता है कि वैसे भी आप मुझे अपना समझते ही कहा है तो मेरे पिता बनने की कोशिश ना करें। तो अब यहाँ पर अपने पोते के मुंह से ऐसी बातें सुनकर दादाजी बहुत ज्यादा दुखी हो जाते हैं क्योंकि उन्होंने मर्फी के मरने के बाद अकेले ही डेविड को पाल पोस कर बड़ा किया था। उसके बचपन में बच्चा बनकर उसके साथ खेला था, इतने सालों से उसकी अच्छी तरीके से परवरिश की थी, लेकिन फिर भी अपना पोता उन्हें ऐसा कैसे कह सकता है। तो ये सारी बातें सुनकर दादाजी निराश हो जाते हैं। अब उसके बाद हम देखते हैं कि जब ये सारी बातें जेसी को पता चलती है तो वो डेविड के पास आकर उसे कहती है कि डेविड, दादाजी तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करते हैं, तुम्हें जाकर उनसे माफी मांगनी चाहिए और रेडियो के बारे में भी सब कुछ बता देना चाहिए। ज्यादा से ज्यादा क्या होगा, वो तुम पर थोड़े दिन के लिए नाराज हो जाएंगे, कुछ दिन बात नहीं करेंगे, लेकिन फिर वो अपना ही पोता है ऐसा कहकर तुम्हें माफ कर देंगे। अब एक रात हम देखते हैं कि डेविड बारिश में देर से घर पर आता है। यहाँ दादाजी उसका इंतजार कर रहे होते हैं, लेकिन वो उससे कुछ नहीं कहते, बस उसे घूरते हैं, अपने घड़े में समय देखते हैं और फिर मेन दरवाजा बंद करके सो जाते हैं। अब उन दोनों के सो जाने के बाद हम समंदर में देखते हैं तो तेजी से चक्रवात आता है, बिजली गिरती है और दादाजी का पुराना रेडियो चिंगारियां छोड़ने लगता है। उसी समय हम देखते हैं कि एक और सफेद रेडियो चमकता है और ये दोनों ही रेडियो आपस में कनेक्ट हो जाते हैं। फिर अगली सुबह जब डेविड जगता है तो दादाजी घर पर नहीं थे। डेविड इसी मौके का फायदा उठाकर हेयर ड्रायर से उस रेडियो को सुखाता है। जब वो रेडियो को चालू करता है तो उससे धुआं निकलने लगता है, जिसे देखकर डेविड थोड़ा चिड़चिड़ा हो जाता है। तभी उसी समय कुछ आवाजें सुनाई देती है जो कि उस सफेद रेडियो से आ रही थी। एक लड़की जेनी बोलती है कि ये कौन बेवकूफ है जो रेडियो को चालू करके चिल्ला रहा है। अब डेविड ये बात सुनकर उससे बात करने लगता है। जेनी अपना नाम बताती है और कहती है कि लगता है कोई क्रॉस कनेक्शन लग गया है, जिस पर डेविड कहता है कि अरे क्रॉस कनेक्शन तो उस इलाके में होता है ना जहाँ का एरिया नजदीक होता है, मतलब तुम मेरे इलाके में रहती हो, लेकिन मैंने तुम्हारे बारे में कभी नहीं सुना। जेनी भी यही कहती है कि वो अल्टोना में रहती है, लेकिन उसने भी डेविड के बारे में कभी नहीं सुना। अब बात करते करते उन्हें पता चलता है कि वो दोनों सेम ही कॉलेज में पढ़ते हैं। तो डेविड जेनी से मिलने को कहता है, जिस पर वो थोड़ी घबरा जाती है। तब डेविड उसे समझाता है और कहता है कि मेरी एक गर्लफ्रेंड है जिससे मैं बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ, मेरा मकसद सिर्फ तुमसे मिलना है और कुछ नहीं। तो इसलिए अब जेनी मान जाती है
वो दोनों कॉलेज में मिलने का फैसला करते हैं, लेकिन जेनी की जगह पर जेसी वहां पर आती है, जिसे देखकर डेविड हैरान हो जाता है। वो उसे कहता है कि मैं यहाँ पर किसी और का इंतजार कर रहा हूँ। अब ये बात सुनकर जेसी उससे गुस्सा हो जाती है। वो उसे कहती है कि क्या तुम मुझसे छुप रहे हो और यहाँ पर किसी और से मिल रहे हो। इस तरह से वो डेविड से झगड़ा करके वहां से चली जाती है। अब डेविड यहाँ पर पूरे दिन जेनी का इंतजार करता है, लेकिन वो वहां पर नहीं आती। अगली बार जब हम देखते हैं डेविड रेडियो पर बात कर रहा होता है, तो वो दोनों एक दूसरे पर वहां इंतजार करने का इल्जाम लगाने लगते हैं। एक दूसरे से कहते हैं कि तुम वहां पर मिलने के लिए क्यों नहीं आए। दोनों एक दूसरे को यही कह रहे होते हैं कि मैं उस जगह पर आया था। अगर वो दोनों उस जगह पर आए थे तो मिले कैसे नहीं। अब यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि तुम मुझे अपना व्हाट्सएप नंबर दे दो या फिर इंस्टा आईडी, उस पर कनेक्ट होकर हम मिल सकते हैं। अब जेनी ये बात सुनकर उसे कहती है कि अरे तुम क्या बोल रहे हो, ये सब होता क्या है। डेविड उससे कहता है कि क्या तुम्हें इसके बारे में पता नहीं है। ठीक है, तुम किसी दूसरे की मदद से अपने फोन में व्हाट्सएप इंस्टॉल कर दो। लेकिन जेनी कहती है कि ये कैसे इंस्टॉल होता है और मेरे पास तो फोन भी नहीं है, वो तो सिर्फ हमारे वार्डन के पास है। अब ऐसी बातें सुनने के बाद डेविड उससे कहता है कि ये तुम किसी 90s के जमाने की बातें कर रही हो। जेनी कहती है कि 90s का दौर चल रहा है तो 90s की ही बातें करूंगी ना। चलो अब मुझे तुमसे बात नहीं करनी, मुझे टीवी पर वर्ल्ड कप मैच देखना है। तो डेविड उससे कहता है क्या तुम रिपीट टेलीकास्ट देख रही हो। जेनी कहती है कि नहीं, लाइव मैच देखूंगी, मुझे विश्वास है कि वर्ल्ड कप हमारा इंडिया ही जीतेगा। लेकिन उसे देखना बहुत ही इंटरेस्टिंग होगा कि हमारे सचिन सर कैसे मैच जिताते हैं। अब ये सब सुनकर डेविड तो हैरान हो जाता है। वो उसे हंसते हुए कहता है कि क्या तुम्हारा दिमाग तो खराब नहीं हो गया, क्योंकि सचिन तेंदुलकर ने तो 2013 में ही रिटायरमेंट ले लिया था और अब वो वर्ल्ड कप नहीं खेलेंगे। तो जेनी रोने लगती है, कहती है कि सचिन सर के बारे में कुछ भी बुरा मत बोलना। वो कहती है कि आज तो 13 मार्च 1996 है, आगे क्या होने वाला है ये सोचकर मैं अभी परेशान क्यों हूँ। अब डेविड को शक होने लगता है कि क्या जेनी सच में पास्ट से बात कर रही है। वो उसे कहता है कि तुम जितनी पक्की हो कि तुम 1996 से बात कर रही हो, तो उतना मैं भी सही हूँ कि मैं 2024 से बात कर रहा हूँ। फिर वो इंटरनेट पे देखकर 13 मार्च 1996 के मैच का नतीजा उसे बताने लगता है कि उस मैच में झगड़ा होगा और श्रीलंका को विजेता घोषित कर दिया जाएगा। अब जेनी को उसकी बातों पर विश्वास नहीं होता, लेकिन जब वही नतीजा होता है तो वो तो शॉक रह जाती है। अब जब वो अगली बार डेविड से बात करती है तो डेविड ने उसे जो बात कही थी वो उसके ऊपर विश्वास करती है। कहती है कि तुमने तो सही कहा था, इसका मतलब तुम सच में फ्यूचर से हो। लेकिन ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। तो डेविड कहता है कि मुझे भी नहीं पता और मुझे पता करना भी नहीं है, बस मुझे तुमसे बात करनी है। ये रेडियो कब बंद हो जाए पता नहीं। अब अगली बार हम बात करते वक्त हमारे दोस्तों को भी साथ में लेकर आएंगे। तो जेनी कहती है कि वैसे मेरे खास कोई फ्रेंड नहीं है। डेविड कहता है कोई बात नहीं, मैं अपने फ्रेंड को लेकर आ जाऊंगा, फिर हम लोग मिलकर बात करेंगे। वो उसे अपनी गर्लफ्रेंड जेसी के बारे में भी बताता है। तो जेनी भी डेविड को बताती है कि वो भी किसी को पसंद करती है जिसका नाम है जॉय और वो उसके कॉलेज के फिजिक्स के लेक्चरर है। वो उनसे इसके बारे में बात करने की हिम्मत नहीं जुटा पाती और बहाना बनाकर बस फिजिक्स से सवाल पूछने के लिए जाती है। और उससे भी ज्यादा फिजिक्स सब्जेक्ट मुझे बहुत ही हार्ड लगता है, पता नहीं मैं उसमें पास हो जाऊंगी या नहीं। अगर मैं फेल हो गई तो मेरी लव स्टोरी तो वहीं पर एंड हो जाएगी। तो डेविड उसे कहता है कि अरे तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुम्हारे साथ हूँ, मैं तुम्हें फेल होने नहीं दूंगा। देखो आजकल इंटरनेट पर सभी एग्जाम के पेपर की पीडीएफ मिलते हैं, मैं तुम्हें 1996 में पुराने पेपर ढूंढकर तुमको दे दूंगा, फिर तुम उन पेपर को जानकर आसानी से पास हो सकती हो। उसके बाद हम देखते हैं डेविड अपने दोस्तों को जेनी के बारे में बताता है और वो जेनी को पेपर भी प्रोवाइड करता है। फिर कुछ दिन बाद डेविड जेनी से कनेक्ट करने की कोशिश करता है, लेकिन उसका कोई भी कनेक्शन नहीं होता। कुछ दिन वो बात नहीं कर पाते। फिर अचानक से कुछ दिन बाद जेनी खुद ही डेविड को कनेक्ट करती है। वो उससे माफी मांगती है और कहती है कि मैं बहुत ज्यादा टेंशन में थी क्योंकि यहाँ पर एक हादसा हो गया था। वो बताती है कि जॉय सर कॉलेज छोड़कर जा रहे थे तो स्टूडेंट ने उनके लिए फेयरवेल पार्टी रखी थी। जेनी भी उनके साथ फोटो खिंचवाना चाहती थी, लेकिन वो हिम्मत जुटा नहीं पाई। स्टूडेंट फोटो खींचकर वहां से चले गए, लेकिन फिर भी वो मेरे लिए रुके थे। लेकिन इतने में ही एक कार ने उनको टक्कर मार दी। तब जेनी वहां पर अकेली थी तो उसने ही जॉय को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया और उनकी अच्छी तरीके से देखभाल की। फिर जेनी डेविड से कहती है कि मैंने जॉय के लिए एक कविता लिखी है। डेविड कहता है कि अरे वाह, ये तो बहुत ही प्यारी बात है, जरा हमें भी तो पढ़कर सुनाओ कि तुमने क्या लिखा है। तो वो उसे कविता सुनाती है। तो डेविड को याद आता है कि ये कविता उसने कहीं सुनी है। उससे कुछ दिन पहले ही घर की सफाई करते वक्त ये कविता मिली थी, जिसे उसने फ्रेम करके दीवार पर टांग दिया था। अब डेविड खुद ही अगली कविता पढ़ता है, जिसे सुनकर जेनी तो हैरान हो जाती है। अब डेविड इमोशनल होकर उससे पूछता है कि तुम्हारे जॉय का पूरा नाम जोसेफ रिचर्ड मर्फी तो नहीं। जेनी हाँ में जवाब देती है। तो डेविड कहता है अरे वो तो मेरे पापा है,
ये सुनकर जेनी भावुक हो जाती है। डेविड से कहती है कि तभी मैं सोचूं कि तुमसे इतने मुझे इमोशनल अटैचमेंट क्यों है, मैं तुमसे इतनी कनेक्ट क्यों कर पा रही, तुम मेरे बेटे हो डेविड। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, क्योंकि उसकी माँ कोई और है। उसकी माँ का नाम रेचल था और पापा की हैप्पी मैरिज नहीं थी। जब वो 3 साल का था तब उसकी माँ किसी और के साथ भाग गई और उसके बाद पापा जी और दादाजी ने मेरी देखभाल की है। वो तीनों ही बहुत ही खुशी से रह रहे थे। लेकिन 2007 में उसके बर्थडे पर उसके पापा एक हादसे में मारे गए। तो दोस्तों अब यहाँ पर हमको समझ में आता है कि फिल्म की शुरुआत में हमें मर्फी का चेहरा क्यों दिखाने गया था, क्योंकि मर्फी और डेविड बिल्कुल भी सेम जैसे दिखते थे, बस फर्क था टाइम का और चश्मे का। अब जब जेनी को अपने भविष्य के बारे में पता चलता है तो वो तो टूट जाती है, क्योंकि फ्यूचर में वो अपने प्यार जोसेफ से शादी नहीं कर पाएगी और ना ही फ्यूचर में जोसेफ जिंदा है और डेविड भी उसका बेटा नहीं है। अब उसके बाद जेनी डेविड से कुछ बात नहीं करती। यहाँ पर डेविड जाकर ये पूरी बात जेसी को बताता है। उसकी गर्लफ्रेंड जेसी उससे पूछती है कि क्या जेनी ने अपने प्यार की बात कभी तुम्हारे पिताजी को नहीं बताई थी। डेविड को याद आता है कि जब वो बचपन में अपने पापा के कमरे में जाता था तो दादाजी उस पर बहुत ज्यादा गुस्सा होते थे। अब जब दादाजी घर पर नहीं होते तो डेविड अपने पिताजी के कमरे में जाता है। अलमारी में जेनी को लिखे हुए बहुत सारे खत ढूंढता है। अब उन खतों में जेनी की एक फोटो भी थी। वहां पर दादाजी आते हैं और उसे देखकर कहते हैं कि उनके बेटे जॉय ने उन्हें कभी इस लड़की के बारे में नहीं बताया। वो आगे कहते हैं कि काश मैं वक्त के पीछे जाकर सब कुछ सही कर देता। दरअसल दोस्तों बात थी कि सिर्फ जेनी ही नहीं बल्कि जॉय भी उससे बहुत ज्यादा प्यार करता था, लेकिन उसने अपने दिल की बात कभी एक्सप्रेस नहीं की। अब उसके बाद एक दिन जेनी डेविड से कनेक्ट करती है और उसे कहती है कि जब से उसे पता चला है कि जॉय 2007 में मर जाएगा तब से वो अंदर ही अंदर घुट रही है। वो उससे पूछती है कि क्या तुम कुछ नहीं कर सकते। डेविड कहता है कि हाँ हम कर सकते हैं। फिर वो जेनी से पूछता है कि उसके पिता का हादसा कब हुआ था, क्योंकि उस वक्त वो तुम्हें ढूंढ रहे थे ताकि तुम्हारे साथ फोटो खिंचवा सके, लेकिन तुम तो खंबे के पीछे छुपी हुई थी, इसलिए तुम्हारे साथ फोटो खींचने में उन्हें देरी हो गई। अगर तुम टाइम पर वहां पर आ जाती तो पापा सुरक्षित निकल जाते। और डेविड जेनी से ये भी कहता है कि अब तुम अपने दिल की बात पापा को कह ही दो और तुम्हारे टाइमलाइन में तुम्हें उनका बहुत ज्यादा ख्याल रखना होगा। उनके साथ शादी करके तुम्हें उनके साथ हमेशा के लिए रहना होगा। अब ये सुनकर जेनी रोने लगती है और कहती है कि जॉय ने उसे आज सुबह ही कहा था कि उसका हैदराबाद में ट्रांसफर कर दिया गया है और वो आज शाम की आखिरी बोट की फेरी से चले जाएंगे। वो कहती है कि वो उस वक्त कुछ नहीं कर पाई क्योंकि वो आने वाले वक्त के लिए बहुत ही परेशान थी और अब बहुत देर हो चुकी है। लेकिन डेविड कहता है कि नहीं, अभी देर नहीं हुई है, सब कुछ ठीक करने का यही एक मौका है। तुम्हें वहां पर जाना होगा और अपने दिल की बात बतानी होगी। अब बाहर बारिश हो रही होती है और तब तक शाम हो जाती है। जब तक जेनी वहां पर पहुंचती है तो आखिरी बोट की फेरी वाला भी निकल जाता है, इसलिए वो वहां पर बैठकर रोने लगती है। लेकिन तभी अचानक वहां पर बोट की एक और फेरी आती है, यानी कि वो आखिरी फेरी नहीं थी। और तभी वहां पर जॉय भी पीछे से आता है। जेनी उसे अपने आंखों के सामने देखकर उसकी तरफ दौड़ती है और उससे गले लगा देती है। अब यहाँ पर दोनों ही अपने दिल की बात समझ जाते हैं। फिर उस दिन जॉन अपने जाने का प्लान कैंसिल कर देता है। अब उसके बाद उनकी मुलाकातें बढ़ने लगती है। उनके बीच में प्यार बहुत ही गहरा हो जाता है। अब एक दिन जॉय और जेनी घर पर रोमांस कर रहे होते हैं, लेकिन तभी दादाजी उन्हें रंगे हाथ पकड़ लेते हैं। तब जेनी शर्माते हुए वहां से भाग जाती है और जॉय अपने पिता को देखकर डर जाता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि उसके पिता जब कैसे रिएक्ट करेंगे। अब अगले दिन नाश्ते की मेज पर दादाजी जॉय से कहते हैं कि मैंने तुम्हारे लिए कुछ लड़कियां देखी है और उन्हें यहाँ पर बुलाया है। तुम उनमें से एक लड़की को पसंद कर लो और उससे शादी करके अपना घर बसा लो। अब ये बात सुनकर जॉय तो घबरा जाता है, क्योंकि वो तो जेनी से प्यार करता था। लेकिन जब वो दरवाजा खोलता है तो खुशी के मारे उसका चेहरा लाल हो जाता है, क्योंकि दरवाजे पर जेनी और उसके कुछ दोस्त खड़ी थी। असल में जेनी अनाथ थी, इसलिए शादी की बात करने के लिए उसके दोस्त ही उसके घर पर आए थे। तो अब यहाँ पर हंसी मजाक होता है, फिर बातें की जाती है, नाश्ता होता है। फिर यहाँ से ये लोग हॉस्टल चले जाते हैं। जॉय जेनी के हॉस्टल जाता है और उससे कहता है कि मैं तुमसे बहुत ज्यादा प्यार करता हूँ। और वो उससे पूछता है कि क्या तुम मुझसे शादी करोगी, क्योंकि अब तो जॉय के पिता भी शादी के लिए मान गए थे। जेनी भी हाँ कहती है और उसका ख्याल रखने लगती है। फिर यहाँ पर जेनी रेडियो के जरिए डेविड को थैंक यू कहती है। वो उससे कहती है कि तुम्हें पता है आज पहली बार मैंने जॉय को इतना खुश देखा, अब हम दोनों शादी करने वाले हैं। डेविड कहता है कि मेरे पापा के साथ सिर्फ मेरी एक ही याद है और वो भी ये है कि मैं पानी में डूब रहा हूँ और वो मेरा हाथ पकड़कर मुझे बचा रहे हैं। उसके बाद हम बीच पर खेला करते थे। इसके अलावा मुझे उनके बारे में कुछ भी याद नहीं। तो तुम क्या मेरी एक मदद कर सकती हो? क्या तुम उनकी आवाज मुझे एक बार सुना सकती हो? इसलिए जेनी जॉय को अपने कमरे में लेकर आती है। अब उसके कमरे में डेविड नाम के कई दिग्गजों की तस्वीरें देखकर जॉय कहता है कि लगता है तुम्हें डेविड नाम बहुत ही पसंद है, हम अपने बेटे का नाम डेविड ही रखेंगे। पता है जेनी, मैंने कभी नहीं सोचा था कि पापा हमारी शादी के लिए मानेंगे। वो हमारी शादी के लिए राजी हो गए हैं, इसलिए मैं बहुत ज्यादा खुश हूँ। पता है
वो दुनिया के सबसे अच्छे पिता है। मैं अपने बच्चे को भी बिल्कुल भी उनकी तरह ही पालना चाहता हूँ। इस तरह से वो अपने पिता के बारे में कई सारी अच्छी अच्छी बातें कहता है और यहाँ पर दादाजी खड़े होकर ये सब कुछ सुन लेते हैं। असल में उस वक्त डेविड और जेसी जॉय की आवाज रेडियो पर सुन रहे थे और उन्हें पता नहीं था कि दादाजी ने भी सब कुछ सुन लिया है। तो दादाजी बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाते हैं और कहते हैं कि ये तो मेरे बेटे की आवाज है। तो यहाँ पर पता चलने पर डेविड अपने दादाजी को सब कुछ बता देता है। वो दादाजी से सॉरी कहता है और ये भी बताता है कि उनके जन्मदिन पर वो इस वीडियो को ठीक करके उन्हें देना चाहता था, लेकिन उसे पता नहीं था कि ये तो बहुत बड़ा सरप्राइज हो जाएगा। उसे तो शुरू में यकीन नहीं था कि ये रेडियो पास से जुड़ा हुआ है। दादाजी यहाँ पर उसे कहते हैं कि तुमने मुझसे बात क्यों छुपाई। डेविड कहता है कि हमें आपसे बहुत ज्यादा डर लगता था कि कहीं आप मुझ पर गुस्सा ना हो जाए। दादाजी कहते हैं कि आज मैं इसलिए जिंदा हूँ क्योंकि मैं तुम में अपने बेटे को देखता हूँ। मैं तो तुम्हें अपना समझकर तुम पर गुस्सा होता हूँ, प्यार करता हूँ। इसी तरह से तुम्हारे पिता ने भी मुझसे डरकर अपनी जिंदगी की कई सारी बातें मुझसे छुपाई, अपने दिल की सारी बातें अपने अंदर ही दबा दी और अब तुम भी उसी की राह पर चल रहे हो। क्या मैं तुम्हें कोई शेर दिखाई देता हूँ जो तुम्हें खा जाऊंगा? नहीं ना, तुम मुझसे मत डरो। मुझे कसम दो कि आज से तुम मुझसे कुछ नहीं छुपाओगे। तुम्हारे अलावा मेरा इस दुनिया में है ही कौन? फिर दादाजी उससे कहते हैं कि क्या तुम्हें लगता है मेरा बेटा वापस आएगा? जिस पर डेविड कहता है हाँ दादाजी, जन्मदिन मुबारक। किए। फिर दादाजी कहते हैं तुम्हें भी जन्मदिन की मुबारकबाद। दरअसल दोस्तों आज डेविड और उसके दादाजी का भी जन्मदिन होता है और आज जोसेफ रिचर्ड मर्फी की पुण्यतिथि भी। इसलिए डेविड और जेसी चर्च जाकर प्रार्थना करते हैं। फिर अंकल टोनी के कैफे में बहुत बड़ी पार्टी रखी जाती है। यहाँ अतीत में जेनी और जॉय करीब आते हैं। अब वर्तमान में हम देखते हैं पार्टी के अगले दिन सुबह डेविड उसी पुल पर जाता है जहाँ उसके पिता के साथ हादसा हुआ था, लेकिन तभी अचानक वहां पर डेविड का भी एक्सीडेंट हो जाता है, पर समय रहते उसे हॉस्पिटल में भर्ती कर दिया जाता है। अब यहाँ पर हम उसे हॉस्पिटल में देखते हैं, वो आराम कर रहा होता है और जैसे उसके बगल में आकर सो जाती है। यहाँ पर डेविड उससे कहता है कि अगर मैं मर गया तो तुम फ्लावर वाले गाउन पहनना, गाउन में तुम बहुत ही खूबसूरत दिखाई देती हो। अब यहाँ पर पता नहीं डेविड ऐसे अजीब सी बातें करने लगता है जिससे सुनकर जैसी दुखी हो जाती है और अपने दोस्तों से जाकर बताती है, कहती है कि देखो तुम्हारा दोस्त कैसी बकवास बातें कर रहा है। उसके दोस्त भी कहते हैं कि क्या वो पागल हो गया है? पुरानी कहानी बदलकर वो क्या साबित करना चाहता है? अगर उन दोनों की शादी होती है, उनके बच्चे होते हैं, तो क्या डेविड वहां पर जाकर उनके साथ खेलेगा? रुको, अगर उन दोनों ने शादी कर ली तो डेविड का तो जन्म ही नहीं होगा। जैसे ये बात जैसी को क्लिक होती है, वो यही बात डेविड को जाकर बताती है। डेविड उससे कहता है कि हाँ, मुझे सारे नतीजों के बारे में पता है। अब अचानक मैं सबकी यादों से गायब हो जाऊंगा। हमारे माता पिता बच्चों के लिए क्या कुछ नहीं करते, और जब मुझे अपने पिता के लिए सेक्रीफाइस करने का मौका मिल रहा है तो मैं क्यों ना करूं। यहाँ दूसरी तरफ जेनी और जॉय शादी कर रहे होते हैं, तो वही यहाँ पर डेविड की तबीयत बहुत ज्यादा बिगड़ जाती है। अब डेविड को अपने दादाजी, अपने दोस्त और गर्लफ्रेंड के साथ बिताए हुए पल याद आने लगते हैं। एकदम से हम देखते हैं कि डेविड की सांसें थम सी जाती है। ऐसा लग रहा था कि मानो डेविड का नामो निशान मिट जाएगा। अब इसके बाद सीन शिफ्ट होता है कुछ महीनों बाद। यहाँ पर हम दादाजी को देखते हैं जिन्होंने उस रेडियो को छुपा दिया था। अब जब डेविड को होश आता है तो वो उस रेडियो को ढूंढने लगता है। तब दादाजी उससे कहते हैं कि तुम मेरे साथ जिंदा हो और मुझे कुछ नहीं चाहिए। अब यहाँ पर डेविड को बहुत ही गिल्ट होता है कि वो अपने पिता को बचा नहीं पाया। वो सोचने लगता है कि उन दोनों ने शादी क्यों नहीं की जब मैंने सब कुछ सेट कर दिया था। अब यहाँ पर डेविड की गर्लफ्रेंड जेसी उसे कहती है कि तुम तो बस उन्हीं के बारे में सोच रहे थे, लेकिन मेरा क्या? तुम्हारे बिना मैं कैसे जीती? मैंने तय कर लिया था कि अगर तुम चले गए तो मैं अपनी पूरी जिंदगी अनाथ आश्रम में बिताऊंगी, लेकिन किसी से शादी नहीं करूंगी। अब ये बात सुनकर डेविड को याद आता है कि जेनी भी जॉय से बहुत ज्यादा प्यार करती थी, इसलिए अगर जेनी और जॉय की शादी नहीं हुई तो जेनी जरूर किसी अनाथ आश्रम में ही रह रही होगी। अब वो अपने आसपास के एरिया के सभी अनाथ आश्रम में जाकर जेनी के बारे में पूछने लगता है, लेकिन वहाँ के लोग कहते हैं कि यहाँ पर तो ऐसा कोई नहीं रहता। अब दरअसल दोस्तों जेनी का असली नाम जननी होता है। काफी सोचने के बाद डेविड को जननी नाम याद आता है और फिर वो पूछता है कि मैं जननी चंद्रशेखर को ढूंढ रहा हूँ। तो वो आदमी कहता है कि जननी मैडम, वो तो इस वक्त पुल पर होगी। डेविड दौड़ता हुआ पुल पर जाता है। जब वो वहां पर पहुंचता है तो उसे वहां पर एक बूढ़ी औरत दिखाई देती है। वो जननी कहकर पुकारता है तो वो पीछे मुड़ती है और डेविड को देखकर तो वो बहुत ज्यादा इमोशनल हो जाती है, क्योंकि डेविड तो उसके पिता जॉय जैसे ही दिखाई देता था, इसलिए जननी उसे तुरंत ही पहचान लेती है। फिर वो डेविड को अपने गले लगाकर उसे अपने बेटे की तरह प्यार करती है। डेविड उससे पूछता है कि आखिरकार क्या हुआ था, तुम लोगों ने शादी क्यों नहीं की? जेनी बताती है कि मुझे आखिरी वक्त याद आया कि अगर मैं जॉय से शादी कर लूंगी तो तुम पैदा नहीं होंगे, क्योंकि तुम तो मेरे और जॉय के बेटे नहीं हो बल्कि जॉय और रेचल के बेटे हो। इसलिए शादी के वक्त ही मैंने शादी करने से मना कर दिया और वहां से चली गई। मैं मानती हूँ कि मैं जॉय को बचाना चाहती थी, लेकिन इसके लिए मैं तुम्हें नहीं मार सकती थी। मैंने जॉय के साथ जो पल बिताए हैं उनके सहारे में जी लूंगी, लेकिन तुम्हें और जेसी को अलग होता हुआ नहीं देख सकती। मैं इतनी ज्यादा स्वार्थी नहीं हो सकती। मुझे अपने पति का प्यार नहीं मिला, लेकिन बेटे का तो मिलेगा। मैं ठीक कह रही हूँ ना? तुम मुझे अपने बेटे की तरह प्यार करोगे ना? तो डेविड भी हाँ कहता है और वो जेनी को अपने घर पर लेकर आता है। कहानी के एंडिंग में हम देखते हैं कि
जेनी, दादाजी, जेसी और डेविड ये सभी लोग एक परिवार की तरह रहने लगते हैं और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये कहानी यहीं पर एंड हो जाती है। तो दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही ऐसे ही अमेजिंग मूवी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।